नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। देश व प्रदेश में कोरोना मामलों में दोबारा हो रही वृद्धि के कारण बनी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान भाइयों से अपील की है कि वे इस संकट की घड़ी के समय अपने आंदोलन को समाप्त करें। सरकार शायद किसान भाइयों की बात सुनती आई है। विचारों में किसी प्रकार का अंतर हो सकता है, लेकिन इस समय सजग रहने की आवश्यकता है। इसलिए किसान अपने आंदोलन को खत्म करें और घरों को वापस लौटें। मुख्यमंत्री हरियाणा की बात कार्यक्रम के माध्यम से टेलीविजन पर सीधे प्रसारण द्वारा प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु इस समय जो वैश्विक महामारी पूरी मानवता के लिए खतरा बनी हुई है, उससे बचाव करना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए किसानों को नैतिकता के आधार पर इस महामारी से बचाव के लिए अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों से आग्रह किया गया है कि किसान शनिवार यानी आज 17 अप्रैल और रविवार 18 अप्रैल को मंडियों में गेहूं लेकर न आए। इन दोनों दिनों में गेहूं की खरीद नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने किसानों से सहयोग करने की अपील की है ताकि इन 2 दिनों में मंडियों से उठान का कार्य तेजी से किया जा सके। इनके बाद 19 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक 9वीं से 12वीं कक्षा को बंद करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में आगे परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने इस निर्णय को नहीं मानने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शुक्रवार को जगाधरी में अपने निवास स्थान पर बातचीत करते हुए कहा कि देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश भी इस कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण से बच्चों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश भर में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं बंद करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले सरकार द्वारा प्रदेश में 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई थी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश में आए दिन कोरोना से संक्रमित केस बढ़ रहे थे। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। शनिवार हो चाहे रविवार या सर्दी हो या गर्मी, किसी भी समय अब बुजुर्ग, विधवाएं और विकलांग पेंशन ले सकते हैं। ये सुविधा अब CSC सेंटरों पर हो जाएगी। हर गांव में पेंशन वितरण केंद्र खोला जाएगा। जिस पेंशन वितरण केंद्र में गांव के बुजुर्ग, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति जाकर पेंशन ले सकते हैं। सामाजिक कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार 3 महीने में एक बार बैंक या फिर डाकघर से पेंशन लेना जरूरी होता है। पेंशन वितरण केंद्र बनने के बाद अब कोई भी बुजुर्ग बायोमेट्रिक तरीके से पेंशन ले सकता है, जिसे बैंक व डाकखाने जाने की जरूरत नहीं है। जिले के कई गांव में ना तो बैंक है, न ही डाकखाना। ऐसे में बुजुर्गों, विधवा सहित विकलांग लोगों को अपनी पेंशन लेने के लिए शहर जाना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ हर गांव में अटल सेवा केंद्र भी स्थापित है। CSC के जिला प्रबंधक नीरज शर्मा ने बताया कि इस समय भिवानी के 326 गाँव में 1400 से अधिक अटल सेवा केंद्र है। AGL प्लाट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CBI की अदालत से झटका लगा है। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप तय कर दिए हैं। AGL प्लाट मामले को लेकर पंचकुला हरियाणा की विशेष CBI अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप तय कर दिए हैं। AGL प्लाट आवंटन मामले में CBI की अदालत ने IPC की धारा 420, 120B बोल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13A के तहत किए गए आरोप तय किए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व प्लाट आवंटन मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप तय होने के बाद अब अगली सुनवाई में होगा मुख्य ट्रायल शुरू। प्लाट आवंटन मामले में आरोप तय कर सुनाया बड़ा फैसला। वहीं बचाव पक्ष द्वारा मामले में लगाई गई डिस्चार्ज याचिका को CBI की अदालत ने खारिज कर दिया। पंचकुला में स्थित हरियाणा की विशेष अदालत में प्लाट आवंटन मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अदालत में पेश हुए। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। 7 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि प्लाट आवंटन मामले के दूसरे मुख्य आरोपी एसोसिएट जनरल लिमिटेड हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 की दूसरी लहर ने हरियाणा में इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कोरोना के 6277 नए मामले पाए गए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की मृत्यु में वृद्धि हुई है। 20 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 3354 पहुंच गई है। हालांकि प्रदेश में कोरोना प्रतिरोधी टीकाकरण भी अपने चरम पर है। इसके अलावा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2958 रही, जिसे मिलाकर कुल 3
3,04,906 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं नए मामलों को जोड़कर अब सक्रिय मरीजों की संख्या 33,817 पहुंच चुकी है। बता दें कि गंभीर हालत में कोरोना मरीजों की संख्या 503 है, जिनमें से 88 वेंटिलेटर पर तो 415 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। हरियाणा में अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव मामले 3,42,077 रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। इस श्रेणी में गुरुग्राम जिला पहले स्थान पर है। देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन का संकट बढ़ता ही जा रहा है। समय पर ऑक्सीजन न मिलने के चलते बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तुरंत राहत के तौर पर 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार के इम्पावर्ड ग्रुप 2 यानी EG2 की गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि PM केयर्स फंड की मदद से देश भर में 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट की उपलब्धता को लेकर अफसरों को निर्देश दिए। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा संकट 12 राज्यों में ऑक्सीजन का बना हुआ है। दिल्ली में हुई EG2 की बैठक में उन राज्यों के हालात को लेकर चर्चा हुई जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। महाराष्ट्र में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड राज्य में कुल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा हो गई है। उत्तराखंड में आस्था के महाकुंभ के बीच अब कोरोना का कुंभ भी शुरू हो गया है। आलम यह है कि कुंभ में संक्रमण फैलने को लेकर अब अखाड़े के साधु संत आपस में ही भिड़ गए हैं। एक दूसरे पर कोरोना फैलाने को लेकर आरोप लगा रहे हैं। बैरागी अखाड़े ने आरोप लगाया कि कुंभ में संक्रमण सन्यासी अखाड़ों से फैला है। निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने कुंभ में बढ़ते संक्रमण के मामले के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को जिम्मेदार ठहराया है। हरिद्वार में कुंभ मेले का समय 30 अप्रैल तक है। कोरोना के चलते इस साल कुंभ का मेला जनवरी के बजाय 1 अप्रैल से शुरू किया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने 15 दिन पहले ही कुंभ मेला खत्म करने का ऐलान कर दिया था। अब इस अखाड़े के 17 साधु संतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी खुद संक्रमित पाए गए हैं। अभी कई अन्य अखाड़े के करीब 200 से ज्यादा साधु संतों की टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। अब तक 50 से ज्यादा साधु संत संक्रमित हो चुके हैं। अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देवदास जो 65 वर्षीय थे, उनकी मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भोपाल की यह तस्वीर गुरुवार शाम 7:10 की है। जगह है शहर का भदभदा विश्राम घाट। इस सुलगती तस्वीर में गिनती जाएंगे तो एक साथ 40 से ज्यादा चिताएं जलती नजर आएंगी। सबकी सब कोरोना संक्रमितों की। शमशान में हालात ऐसे कि अब जगह कम पड़ गई है। लकड़ियां खत्म होने को हैं। लकड़ियां जमाते दाह संस्कार करने वालों के हाथों में छाले पड़ चुके हैं और शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आज न अस्पतालों में जगह है, न ही शमशानों में। मरीजों को लेकर परिजन दर दर भटक रहे हैं। शायद यही वजह है कि शमशान आज सुलगकर अपने सच खुद बयां कर रहे हैं। गुरुवार को भोपाल में 112 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार हुआ। भदभदा शमशान घाट में 72, सुभाष नगर में 30 दाह संस्कार हुए और जदा कब्रिस्तान में 10 शवों को दफन किया गया। लेकिन सरकारी आंकड़ों में भोपाल में सिर्फ 4 मौतें दर्ज की गई। पिछले 5 दिनों में 356 संक्रमितों का अंतिम संस्कार भोपाल में हुआ, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या सिर्फ 21 ही बताई गई। तो शमशानों में ये सब किसके हैं? ये तस्वीर बेहद भयावह है। इसलिए सिर्फ एक बात अब तो समझ जाइए। PNB घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब उसका भारत आना तय हो गया है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में नीरव के प्रत्यार्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने भी नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। जज सैमुअल गुजी ने कहा था कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 2 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया था। नीरव मोदी पर PNB से लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वह जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गया था। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCAR ने विभिन्न 337 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए हाई स्कूल से लेकर PhD डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 15 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुकी है, 14 मई तक जारी रहेगी। विभिन्न पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।